हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसका ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम जो हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये क्या होते हैं, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें आती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या आप इसका सेकंड जो नेम है उसको हम बुला सकते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कि कोई भी जो फर्म है, अगर वो अपना प्रोडक्शन है जो उसको इंक्रीज़ करती है, तो उसके इंक्रीज़ करने के क्या क्या रीज़न होते हैं, किस तरीके से उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो मिलता है। इट मीन्स कि अगर जब हमने रिटर्न टू स्केल पढ़ा था तो उसका मीनिंग क्या था कि रिटर्न टू स्केल कि रिटर्न टू स्केल हमारा एप्लीकेबल होता था लॉन्ग रन के अंदर। कि लॉन्ग रन के अंदर आप हमारे पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते थे हमारे पास, वो क्या होते थे, वेरिएबल होते थे। यानी कि हमारे पास जो हमने दो मेनली हम फैक्टर लेके चलते थे, एक हमारे पास लेबर थी और एक हमारे पास कैपिटल था। ये दो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते थे। तो लॉन्ग रन में जब हम इनका यूज़ करते थे तो हमें तीन टाइप की जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता था। एक हमें प्राप्त होते थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। दूसरा हमारे पास आता था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड हमारे पास आता था डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये तीन की हम स्टडी करी थी हमने, इन तीनों की। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि आपका जो सिर्फ एक कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो क्यों होता है, उसके क्या क्या रीज़न है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज़ की, तो इकोनॉमीज़ क्या होती हैं कि जब भी कोई भी फर्म जो है हमारे पास, अगर कोई हम ए फर्म ले, कि जब भी कोई फर्म ए अपना जो प्रोडक्शन अगर उसको इंक्रीज़ करती है तो उसको कुछ जो टाइप की इकोनॉमीज़ मिलती हैं, उसको कुछ टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। उन बेनिफिट्स को हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल कि जैसे इसने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, इसके प्रोडक्शन के इंक्रीज़ करने के साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती जाएगी इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसके अंदर हम क्या है, बेसिकली दो टाइप की इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक हमारे पास आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम बात करें इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो यहाँ पे जो अगर फर्म है, अगर वो अपना साइज़ चेंज करती है, कि अगर जो फर्म है खुद का उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा जो हमारे पास आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो एक्सपेंड करता है इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर। कि अगर मान लीजिए कोई भी जो इंडस्ट्री है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ़ फर्म्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी, तो जो बेनिफिट जो पूरी इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीज़ें हमें समझनी है कि एक तो हमारे पास जो फर्म है, फर्म क्या होती है, और दूसरा हमारे पास जो इंडस्ट्री है, यानी कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें फर्म की, तो फर्म बेसिकली क्या है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास क्या है कोई, जैसे MI मोबाइल की कंपनी है, तो मोबाइल की MI क्या है, एक फर्म है, इसको हम फर्म बोलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं कि मोबाइल इंडस्ट्री है। तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, जितनी भी आपकी मोबाइल की कंपनियां हैं वो सारी आती हैं इसके अंदर। कि आपकी MI हो गई, या उसके बाद हमारे पास Realme हो गई, फिर हमारे पास ओप्पो है, और उसके बाद हमारे पास सैमसंग है,
जब ये सारी कंपनियां जिन गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं तो इसको हम बोलेंगे मोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम एक सिंगल की बात करें तो एक सिंगल यूनिट क्या होती है, फर्म। कि इनमें से कोई भी जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन करती है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जब ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करेंगी और जब अपना ये प्रोडक्शन का जो लेवल है अगर उसको इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि जो आपका इंडस्ट्री का साइज़ है अगर वो साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि इंडस्ट्री का साइज़ इंक्रीज़ होने से जो इनको बेनिफिट्स होते हैं, जो इनको प्रॉफिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमारे यहाँ पास जो सबसे पहले आता है फर्स्ट इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है बेसिकली एक फर्म स्पेसिफिक होता है कि आपकी जब कोई भी फर्म है अगर वो ग्रो करती है, उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उसके खुद के प्रोडक्शन बढ़ने से उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके की उसको इकोनॉमीज मिलती हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आंतरिक मितव्ययताएं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मितव्ययताएं। आंतरिक मितव्ययताएं इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि अगर जो फर्म है अगर अपना साइज इंक्रीज करती है तो उसको कुछ प्रॉफिट होंगे। तो वो कैसे होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक रियल इकोनॉमीज और एक आपका परक्यूनरी इकोनॉमीज आपकी होती है। रियल इकोनॉमीज, अगर हम रियल इकोनॉमीज की बात करें तो रियल इकोनॉमीज का जो सिंपल मीनिंग है वो आपका आता है कि जब आपका फिजिकल क्वांटिटी में चेंज जो है उसके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपका टाइप ऑफ लेबर जो है, वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल जो है, जब आप इनके अलग अलग यूनिट को आप यूज़ करते हैं और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये आपके रियल इकोनॉमीज़ हैं। तो रियल इकोनॉमीज़ का के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपके पास आता है लेबर इकोनॉमीज़ या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई ए फर्म है, ये हमारे पास कोई ए फर्म हमने ली। इस ए फर्म के अंदर मान लेते हैं कि आपका जो एक लेबर है वो बहुत सारे काम करती है। कि एक ही लेबर आपके पास क्या है, यहाँ पे जो फर्म की सेल है उसके ऊपर काम कर रही है, जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो भी वही करता है, और उसके बाद जो पैकिंग का काम है वो भी यही लेबर कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट का काम है या जिसको हम एक्सेट्रा और भी को जो वर्क्स हैं वो भी क्या हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क भी एक ही लेबर अगर करती है। तो जो ये लेबर है अलग अलग डे, मान लेते हैं फर्स्ट डे इसने सेल का काम किया, सेकंड डे इसने प्रोडक्शन का काम किया, थर्ड डे ये पैकेजिंग का काम करता है, फोर्थ डे जो कुछ एक्स्ट्रा और वर्क होते हैं उनका इसने काम किया। तो जब ये अलग अलग दिन अलग अलग काम करता है तो किसी भी काम के अंदर इसका स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी क्या होती है, कम होगी। यानी कि जितना ये उत्पादन कर सकता था, जितनी इसकी एफिशिएंसी थी उससे कम ये प्रोडक्शन कर पाता है। कि अगर इसकी एफिशिएंसी 10 यूनिट जो पर डे प्रोडक्शन की थी, ये कितना कर पाता है, 5 यूनिट पर डे प्रोडक्शन ही ये कर पाता है। तो इसकी जितनी एफिशिएंसी है उससे कम ये काम कर पाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक बी फर्म है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि चलिए बी फर्म छोड़ देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास ये जो फर्म है, इसी ए फर्म का जो साइज़ है वो एक्सपेंड होता है और ये फर्म अपना जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करती है। और जब ये साइज़ इंक्रीज़ करती है तो इसको कुछ जो लेबर स्पेशलाइजेशन है वो ये कर सकती है। आफ्टर चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर ये प्रोडक्शन का जो स्केल है उसको अगर चेंज करती है तो उस कंडीशन में क्या होगी। तो अगर इस फर्म ने अपना प्रोडक्शन का जो स्केल है उसको इंक्रीज़ कर दिया और जो प्रोडक्शन का लेवल है इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या करेगी, स्पेशल काम है, जो डिफरेंट काम इसके अंदर हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक तो ये
सेल्स का काम कर रही थी, दूसरा ये क्या है जो प्रोडक्शन है उसका काम कर रहे थे, और फिर इसके अंदर पैकेजिंग का काम है, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो वर्क है हमारे पास उसके हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये क्या है, हर एक काम के लिए एक स्पेशल लेबर को काम पे रख सकती है कि सेल्स के लिए इसने एक ए लेबर को यूज़ कर लिया, बी काम के लिए इसने बी लेबर जो है उसको काम पे लगा लिया, जो सी लेबर है उसके लिए जो पैकेजिंग है उसके लिए एक सी लेबर इसने लगा ली, और डी लेबर है कि इसने काम पे लगा ली। तो अब इसने क्या करा, जो लेबर है इसकी उसको एक स्पेशल काम दे दिया कि तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई बी लेबर है, जब ये सारे काम ये कर रहा था तो ये मान लेते सिर्फ 10 जो इसका प्रोडक्शन था एक्चुअल वो 10 यूनिट ये कर सकता था, लेकिन ये कर कितना पा रहा था 5 यूनिट। बट जब इसको इस लेबर को हटा के हमने सिर्फ ये कहा कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है, तो ये प्रोडक्शन अगर करता है तो जितनी इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि इसकी अगर 10 यूनिट प्रोडक्शन करने की अगर इसकी कैपेसिटी है तो ये अपनी कैपेसिटी का फुली यूटिलाइज करता है, जो इसकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करता है, और 10 यूनिट्स का ये क्या करेगा, प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस प्रोडक्शन करने से जो फर्म है उसको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, या हम इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ये बेसिकली कंसेप्ट जो दिया था वो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं हमारे, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को, कि जब भी कोई फर्म अपना जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करेगी तो उसके अंदर जो लेबर लगी हुई है वो लेबर क्या है, अलग अलग डिफरेंट काम के अंदर उसको लगा दिया जाता है, एक स्पेशल काम उसको दे दिया जाता है। जब आप किसी भी लेबर को स्पेशलाइज काम देंगे तो बहुत सारे उसके अंदर क्या है, प्रॉफिट होते हैं। एक तो जो टाइम सेविंग है वो यहाँ पे होती है। टाइम सेविंग इन द सेंस कि जो लेबर पहले मान लेते हैं कि 1 घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रही थी, 1 आवर के अंदर 5 यूनिट का। जब आपने इसको एक स्पेशल काम दिया तो इसका क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया उस पर्टिकुलर वर्क में, और अब ये क्या है 1 आवर के अंदर प्रोडक्शन कितना कर पा रही है, 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स का। तो ये क्या है, इसको प्रॉफिट होते हैं इस तरीके के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में। दूसरा एक तो टाइम सेविंग इसको मिलती है, दूसरा आता है इसका प्रमोशन ऑफ न्यू इनोवेशंस, कि नए नए इनोवेशंस को प्रमोशन मिलता है। जो ऑटोमेशन प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल जो बेनिफिट होते हैं वो किस में होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। कि अगर पहले कोई लेबर है जो कि 100 रुपीज़ पर डे आपसे चार्ज कर रही थी, 100 रुपीज़ पर डे उसकी क्या थी, वेज थी, और प्रोडक्शन कर रही थी कितनी, 5 यूनिट गुड का। बट जब आपने स्पेशलाइजेशन किया तो वो अब क्या है, 100 रुपीज़ के अंदर ही आपको 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करके दे रही है। उसके बाद आता है टेक्निकल इकोनॉमीज़ या इंडिविजुअलिटीज़, कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटीज़ का जो मीनिंग है वो आपके पास क्या है, कि अगर फर्म का जो साइज़ है अगर वो स्मॉल है, एक हमारे पास क्या है स्मॉल फर्म है, तो ये जो फर्म है इसके पास मान लेते हैं कोई मशीन है या कोई एक इसके पास प्लांट है जिसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, बट प्लांट का जो साइज़ है इसकी कैपेसिटी है कि ये आपका 1000 यूनिट का प्रोडक्शन जो है वो कर सकता है, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फर्म, यानी कि जो उसकी नीड है वो इतनी नहीं है, तो ये क्या है, जितनी इसकी एफिशिएंसी थी उससे कम मान लेते हैं आपकी 500 यूनिट का ये प्रोडक्शन कर सकता है। बट इस जो ये आपके पास प्लांट है या इसको हम अगर मशीन भी मान के चलें कि अगर ये जो आपकी मशीन है इसकी कैपेसिटी थी 1000 यूनिट की, लेकिन आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो आप कितना कर रहे हैं, 500 यूनिट्स का। तो जैसे आप फर्म के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो आप जो ये आपके पास मशीन है इसका आप क्या कर सकते हैं, फुली यूटिलाइज आप कर सकते हैं, और जब फुली यूटिलाइज आप इस मशीन का करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम। कि पहले एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा थी बट आप उससे काम कम ले रहे थे, लेकिन जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के साथ जो आपने मशीन लगाई है इस मशीन की जो आप एफिशिएंसी है उसका आप फुली यूटिलाइज कर पाते हैं, और जो 1000 यूनिट गुड्स तक ये प्रोड्यूस आपको करके दे देगी, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है कॉस्ट के अंदर, कि कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसको भी क्या है अलग अलग 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है, कि इंक्रीज इन डायमेंशन,
कि अगर जो किसी भी जो फर्म है अगर उसका एक सर्टेन लेवल के बाद अगर हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो पर यूनिट आपकी क्या है, कम होती है। पर यूनिट कॉस्ट जो है यहाँ पे डिक्रीज आपकी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डबल डेकर बस होती हैं। डबल डेकर बस वो होती हैं जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये इस टाइप की एक बस है, ये हमारे पास क्या है, इस टाइप की एक बस है जिसके ये तो हमारी है सिंगल डेकर। कुछ बस ऐसी होती हैं जो कि आपकी इसके ऊपर भी एक बैठने के लिए सीटिंग होती है, जैसे आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। इन बस को हम बोलते हैं डबल डेकर बस। ये डबल डेकर बस का जो मीनिंग है उसका प्रॉफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्म प्रोडक्शन जो यूज़ करती है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो आपकी कम है, बट ये जो पैसेंजर लेके जाएगी वो पैसेंजर ज़्यादा लेके जाती है, तो कॉस्ट आपकी कम है लेकिन प्रॉफिट इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको इस बस को चलाने के लिए भी आपको जो ड्राइवर चाहिए वो 1 चाहिए, जो कंडक्टर है इसमें वो भी 1 की ही नीड है। तो लेकिन ये जो सवारी लेके जाएगी, जो पैसेंजर लेके जाती है वो डबल लेके जाती है। तो इस तरीके से कुछ जो है इंसेंटिव जो है वो मिलते हैं कि अगर आपको डायमेंशन जो है अगर साइज़ को बड़ा कर दिया जाए तो उससे क्या है, प्रॉफिट होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। कि लिंक प्रोसेस इन द सेंस कि मान लेते हैं हम आपके पास क्या है, एक आयरन की कोई कंपनी है, तो आयरन की जो कंपनी है वो खुद का ही क्या है, उसका कोल होता है, खुद की वो माइनिंग करती है, उसका खुद का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अगर आप इसको सिंपली समझें तो हमारे पास क्या है, एक हमें पता है कि एक पतंजलि की हमारे पास एक कंपनी है, या अगर हम बात करें जियो की या पतंजलि की, ये क्या है, जब ये कंपनियां अपना प्रोडक्शन जो है वह इंक्रीज़ करती हैं तो ये सारे काम क्या है अपने आप ही खुद ही करना पसंद करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, पतंजलि की कंपनी है, तो पतंजलि कंपनी जो है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन भी क्या है खुद ही करते हैं, जो प्रोडक्शन है वो भी खुद ही करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी खुद ही करते हैं। उसके बाद इसका जो सेल है उनके खुद ही के क्या है आउटलेट्स होते हैं। उसके बाद जब इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट भी क्या है खुद ही कर लेते हैं। तो जब अगर किसी भी फर्म का जब साइज़ बड़ा होता है तो वो अपना जितना भी प्रोसेस होता है उसके प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेकर गुड्स तक वो सभी जो प्रोसेस है वो अपने आप इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे आता है जब इकोनॉमिक्स क्या होती है आपकी लिंक्ड प्रोसेस में होती है। उसके बाद आता है हमारे पास यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई छोटी कंपनी है, एक स्मॉल फर्म है, तो वो क्या है जो इसका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका वो यूज़ नहीं कर पाती। तो ये क्या है इसका यूज़ नहीं कर पाती। अगर आपको जब इसका साइज़ बड़ा होगा इस फर्म का, जब ये प्रोडक्शन को बड़े स्केल पे करेगी तो जो इसके वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये क्या है यूज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास क्या है शुगर मिल है, कि अगर गन्ने का जूस निकालने वाला अगर कोई छोटा सा आपके पास एक स्मॉल जो है स्मॉल कोई सेलर है या स्मॉल कोई शॉप है, तो वो क्या है इस स्मॉल शॉप वाला इस वेस्ट को यूज़ नहीं कर पाता। बट अगर हम बात करें शुगर मिल की, अगर उस तो शुगर मिल वाला क्या करेगा, जो शुगर का जो वेस्ट है उसको यूज़ कर लेगा और उससे अल्कोहल या और कोई मटेरियल जो है वो इसको बना सकता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है जो पेपर मिल है, पेपर मिल वाले क्या करते हैं कि जो आपके पास कॉटन वेस्ट होता है उससे पेपर वो बना सकते हैं। तो इस तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। बाय प्रोडक्ट हम बोलते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो कि किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद कुछ उसमें से बच जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शुगर की, अगर आपने क्या है चीनी का प्रोडक्शन किया, तो चीनी का प्रोडक्शन में क्या है हम बात करते हैं शुगर केन यहाँ पे, यानी शुगर केन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो शुगर केन को जब आप शुगर से उसका रस निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसका क्या है वेस्ट बचता है। तो अगर फर्म का जो साइज़ अगर वो स्मॉल होगा तो वो उस वेस्ट का यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन अगर फर्म का साइज़ लार्ज हो जाएगा तो वो उस वेस्ट का जो है यूज़ कर पाएंगे और अलग अलग गुड्स का जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज, कि जो आपकी
छोटी जो फर्में होती हैं, जो स्मॉल फर्म्स आपकी होती हैं, तो इन्वेंट्री यानी कि वो जो गुड्स है उसका स्टॉक नहीं रख पाती हैं, क्योंकि उनके पास जो साइज होता है एक तो वो कम होता है, और उनके पास जो कैपेसिटी होती है स्टॉक करने की वो आपके पास स्मॉल होती है। लेकिन जब इनका साइज जो है वो इंक्रीज होगा फर्म का, तो ये लार्ज स्केल के ऊपर जो है स्टॉक गुड्स का कर पाती है। और लार्ज स्केल जब ये स्टॉक कर पाएगी तो फ्यूचर के अंदर जब भी इसको नीड पड़ेगी, रॉ मटेरियल अगर इसने स्टोर किया है तो ये रॉ मटेरियल को अपने को यूज़ कर सकती है। अगर इसने गुड्स जो हैं उसको स्टोर किया है तो जैसे ही फ्यूचर के अंदर जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो उसके प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ ये इन गुड्स को क्या है एक्स्ट्रा सप्लाई करके और यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो एक जो फर्म जब अपना साइज़ बड़ा करती है तो उसकी जो स्टॉक करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, और इससे उसके क्या है डिफरेंट टाइप के उसको प्रॉफिट होते हैं। उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग कि जब भी कोई फर्म जो है वो बड़ी साइज़ उसका होता है तो उसको कुछ इकोनॉमीज़ मिलती हैं, इकोनॉमीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि उसका एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो करने लग जाती है। फर्म कैन अपॉइंट इट्स ओन सोलो डिस्ट्रीब्यूटर, जो ऑथर्स डीलर्स होते हैं, अथोराइज्ड जो डीलर्स होते हैं उनको फर्म लगा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पतंजलि के, आपने स्टोर देखे होंगे, इसी तरीके से आपने जियो स्टोर या एयरटेल स्टोर आपने क्या है देखे हैं। तो इस तरीके की जब कंपनी अपना जो साइज है, अपना जो प्रोडक्शन अगर उसको वो इंक्रीज़ करती है तो वो अपने क्या है खुद के आउटलेट्स जो हैं वो लगा सकती हैं। दूसरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो R&D एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर पैसा फर्म जो है वो बड़ी लगा सकती है। एक स्मॉल फर्म जो होती है जिसका साइज़ छोटा सा है और जिसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, तो ऐसी फर्म के पास जो प्रॉब्लम होती है मनी की, यानी कि जो फाइनेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मनी किसी के पास कम है तो वो R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई फर्म जैसे जैसे अपना साइज़ बड़ा करती है तो वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लेती है रिसर्च और जो उसका डेवलपमेंट है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि जो फ्यूचर है उसके अंदर जो फर्म है वो नए नए इनोवेशंस कर सके और फ्यूचर के अंदर अपनी कॉस्ट को और रिड्यूस कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजरियल इकोनॉमीज़ का मीनिंग है कि अगर कोई जो फर्म है, अगर वो छोटी फर्म है, स्मॉल फर्म है, तो वो एक कम सैलरी वाले मैनेजर को हायर करती हैं। लेकिन अगर फर्म का जो साइज़ है अगर वो बड़ा है, यानी कि अगर उसका साइज़ जो है वो लार्ज है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वह एक टैलेंटेड और एक अच्छे मैनेजर को हायर करेगी। तो जब वो एक अच्छे मैनेजर को हायर करेगी तो वो मैनेजर क्या है उसको प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करके देगा और डिफरेंट टाइप के उसको जो प्रॉफिट्स हैं वो अर्न करके देगा, और मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो आपकी एक टाइम पीरियड के बाद कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपका फर्म का साइज़ जो है वो लार्ज हुआ है तो एक ही मैनेजर क्या है आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकता है। कि मान लीजिए आपने एक अच्छा टैलेंटेड जो आपने मैनेजर हायर किया एक, तो ये जो एक टैलेंटेड मैनेजर आपने हायर किया है डिफरेंट टाइप के वर्क जो है वो देख सकता है। कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स को भी देख सकता है, सेल्स मैनेजर का काम भी कर लेगा, जो प्रोडक्शन है उसका काम भी ये देख लेगा, और जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है उसको भी ये मैनेज कर लेगा। और हो सकता है कि आपकी जो फर्म है उसका साइज़ और बड़ा हो जाए, तो आप इन स्पेशल काम के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड A, B और C आप अलग से क्या है मैनेजर हायर भी कर सकते हैं। तो जब आपकी फर्म का साइज़ बड़ा होता है तो आप क्या है काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आप मैनेजर हायर कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर के अंदर गुड्स की जो कॉस्ट है उसको कम करके देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। कि जब जो फर्म होती है, अगर कोई फर्म स्मॉल है तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर से हायर करते हैं और स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास कम होती है। लेकिन अगर जब ये फर्म का जो साइज़ है, अगर इस साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज साइज़ होने से जब फर्म की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो फर्म यानी खुद के जो ट्रक हैं वो खरीद लेती है। तो इसको क्या है दो तरीके के बेनिफिट होते हैं। अगर इसके पास
जो ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इससे दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक तो जो इसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्लस एक जो इसके पास टाइम है, टाइम की सेविंग होगी। ये दो टाइप के इसको क्या है प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्म अपना ओन ट्रांसपोर्ट कब परचेज कर पाएगी, जब जो फर्म है उसका साइज जो हो लार्ज हो। उसके बाद प्रिक्योरनरी जो इकोनॉमीज है वो प्रिक्योरनरी, जब कोई फर्म अपना साइज जो रॉ मटेरियल परचेज क्या है, वो रॉ मटेरियल क्या है आपका परचेज किया जाता है। बल्क इन द सेंस लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो परचेज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है रॉ मटेरियल को परचेज किया जाएगा। तो जब आप लार्ज क्वांटिटी या एक बड़ी मात्रा के अंदर जब आप रॉ मटेरियल या कच्चा जो सामान है उसको आप परचेज करते हैं, तो उसके प्राइस क्या होते हैं, कम आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज किसी भी फर्म को तब मिलती है जब जो इंडस्ट्री है स्पेसिफिक वो आपकी ग्रो करे। तो इंडस्ट्री का जो मीनिंग है मैंने आपको बताया था कि आपकी इंडस्ट्री क्या होती है, कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोई इंडस्ट्री है, इसको हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है मोबाइल इंडस्ट्री है। मोबाइल इंडस्ट्री का जो मीनिंग है वो आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है डिफरेंट टाइप की जो फर्में हैं वो काम करती हैं, तो उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉफिट होते हैं। जैसे MI है, रियलमी है, ओप्पो है, और हमारे पास क्या है सैमसंग है। इस टाइप की क्या है जब फर्में एक साथ काम करती हैं, तो ये सभी क्या है रिलेटेड है मोबाइल फ़ोन से, तो इन सभी का कंबाइंड हम बोलते हैं इनको इंडस्ट्री। तो जब ये सारी फर्में जो है ग्रो करेंगी तो इनको कुछ टाइप की इकोनॉमीज़ मिलती हैं, कुछ टाइप के इनको फ़ायदे मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमारे पास क्या होंगी कि एक तो इकोनॉमिक्स होता है, एक इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन होता है कि इसके अंदर क्या है जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है, कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उस ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, जिस एरिया में ये इंडस्ट्री ग्रोथ होती है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है जो इनको प्रॉफिट है वो मिलने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सोना के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या है सोना के इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्या है इनको इंडस्ट्री क्या है इनको ऑटोमेटिकली कुछ बिगर इनको ऑटोमेटिकली मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर इंडस्ट्री आपके एरिया में बड़ी होती है। तो कैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री जो है वो सोना में इस्टेब्लिश होती है, तो इससे क्या है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो इजीली अवेलेबल इनको होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे लेबर आती है, वो लेबर आपके पास क्या है ऑटोमेटिकली स्किल्ड लेबर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको लेबर को हायर करने के लिए बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी, बल्कि आपको क्या है अपने पास में ही लेबर मिल जाती है। उसके बाद जो है जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जो आपके नए इनोवेशंस हैं वो नए इनोवेशंस यहाँ पे सोने स्टार्ट हो जाएंगे। नए बैंक आपके पास जो है वो ओपन हो जाते हैं, जो बैंक्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो प्रॉफिट है वो आपके मिलते हैं आपको। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन, कि जब किसी इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो पेंट होता है तो इस तरीके की चीज़ है वो आपकी पब्लिश होने स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी जो इंडिविजुअल जो फर्म है उसको स्पेशली R&D एक्टिविटीज़ के लिए अपना डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने की नीड नहीं होती। ये एक कंबाइंड यानी कि सभी मिलके एक क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। बहुत सारी मैगजीन या न्यूज़पेपर जो है यहाँ से पब्लिश होने स्टार्ट होते हैं, जिससे इजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुँच जाती है। और अगर कुछ नई रिसर्च हुई है तो रिसर्च जर्नल्स के कारण जो रिसर्च पत्रिकाएँ आती हैं, मैगजीन आती हैं, उसके हेल्प से क्या है पूरी इंडस्ट्री के अंदर इजीली ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है
अपना मान लेते हैं आपकी जो एक बाइक इंडस्ट्री है, बाइक इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लें तो बाइक के क्या है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनसे ये बनती है। कि मान लेते हैं इसके अंदर आपके पास क्या है, व्हील हैं, व्हील्स आते हैं, चेन आती है, उसके बाद आपके पास क्या है, इंजन है, और इसके बाद लाइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मान लें मोटी मोटी कि आपकी बाइक में लगती हैं। तो अगर मान लीजिए इंडस्ट्री आपकी है तो बाइक इंडस्ट्री के जितने भी जो फर्म है वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि उनमें से कुछ फर्म जो है वो व्हील का प्रोडक्शन करेंगी, कुछ फर्म जो है चैन का प्रोडक्शन करेंगी, कुछ फर्म जो है बाइक का इंजन बनाएंगी, और कुछ फर्म जो है वो लाइट का प्रोडक्शन करेंगी। तो ये क्या है, बहुत सारी फर्में जो है छोटे छोटे पार्ट्स का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर उस जितने भी पार्ट्स जो हैं वो बने हैं उन पार्ट्स को मिला के और असेंबल करा जाता है, लेकिन उन पार्ट का जो प्रोडक्शन है वो किसी और फर्म द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे पास है। इसके बाद आता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जैसे जैसे कोई भी जो फर्म है जो वो ग्रोथ करती है तो अगर उसका जो साइज़ है वो एक लिमिट के बाद अगर वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, साइज़ आपका ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म को कुछ डिसइकोनॉमीज यानी कुछ हानियाँ मिलनी स्टार्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली दो टाइप के होते हैं ये भी, एक आपका इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक आपके पास होता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो अगर हम बात करें इंटरनल डिसइकोनॉमीज की, तो जो फर्म है अगर वो खुद जो है अगर एक साइज़ एक लिमिट से अगर उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, कि जो फर्म है जो उसका ओन साइज़ जो है अगर उसको एक लिमिट के बाद उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो उसको क्या है कुछ लॉस होने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे लॉस कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। कि अनवाइडली मैनेजमेंट, कि जब एक जो फर्म है अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मैनेजमेंट की, कि जो फर्म है उसको मैनेज करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है। इसके जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन काफ़ी देर में लिए जाते हैं, और जो फर्म को प्रॉफिट होने चाहिए थी वो प्रॉफिट इसके डिसीजन लेट होने के कारण, जो इसके निर्णय लेट होने के कारण वो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हानियाँ इनको होनी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा आता है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपके पास कोई मशीन आपने लगाई है तो उस मशीन की जो एफिशिएंसी थी वो आपकी 12 आवर्स जो वर्किंग थी वो थी, लेकिन जब आपने फर्म का जो साइज़ है उसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया तो ऐसी जो कंडीशन है उसके अंदर आपने इस मशीन से 24 आवर्स आपने काम लिया, लेकिन इस 24 आवर्स काम लेने से आपको क्या है कुछ लॉस होते हैं, क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आपने इससे काम लिया है, और हो सकता है कि जो मशीन है इसमें कुछ लॉस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो जो प्रॉफिट आपको होने चाहिए थी वो प्रॉफिट आपके एक टाइम पीरियड के बाद लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज है कि अगर इंडस्ट्री का जो साइज़ है अगर वो एक टाइम पीरियड के बाद अगर उसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो बहुत सारी उसके अंदर जो है वो हानियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह इंक्रीज़ हो जाएगी, जो एक्सपेंड अगर हम साइज़ एक से ज़्यादा करेंगे। तो आप मान लीजिए आपके पास बाइक इंडस्ट्री को ले लेते हैं, कि बाइक इंडस्ट्री में क्या है जो व्हील है उसका प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली के अंदर इसका आपने प्रोडक्शन किया, लेकिन जो बाइक जो मैन्युफैक्चरर होती है वो होती है आपकी मुंबई में। तो अगर दिल्ली से अगर व्हील को हम मुंबई लेके जाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कॉस्ट है इसकी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो आपको प्रॉफिट होने चाहिए थी वो प्रॉफिट आपके किस में, लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वो आपका फिनिश हो जाता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसका ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।